हेलो स्प्रिंट, स्वागत है आपका दिस डस पार्ट 2 में। जॉन मिल्टन की ग्रेट एलिजी है। लाइंस 1 to 100 मैंने पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन की हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन 101 से 193 तक। टोटल इसमें 193 लाइंस हैं, जो कि काफ़ी लेंदी पोएम है वैसे, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि आपने पुराने पेपर्स में देखा होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर बनते हैं कि कब पब्लिश हुई, किसके बारे में डेडिकेटेड है। कोई ना कोई लाइन बीच में से उठा के पूछ लेते हैं उसका मतलब क्या। रेफरेंसेस इसमें ग्रीक मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस काफ़ी हैं पोएम में, जो कि मैंने बताए हैं। बाकी जो भी मिलेंगे उनको मैं बताता चलूँगा इस वाली लाइंस में भी। तो शुरू करते हैं लाइंस 100 के आगे। लाइन 100 तक जो था वो जहाँ पर नेपच्यून जो है समुद्री जो देवता है, वो अपने एक हेराल्ड अग्रदूत या अपने अधीनस्थ ट्राइटन को भेजते हैं जॉन मिल्टन के सवालों का जवाब देने के लिए, जिनसे पूछते हैं कि भाई जो ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसमें एडवर्ड किंग की डेथ हुई है, वो जहाज कैसे डूबा। तो यहाँ पर उन सवालों का जवाब देने के लिए वो ट्राइटन को भेजते हैं, तो ट्राइटन भी नहीं बता पाते। फिर एक हिप्पोटेट्स जो कि रूलर ऑफ विंड्स हैं, वो बताते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने तो सारी हवाओं को कैद कर रखा था अपने गुफाओं में। और गलती जो थी वो थी आपके उसी ट्रेचरस शिप की। जो जहाज था वही धोखेबाज था, और उसकी जो बनावट थी उसी में कमी थी, जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी हुई। उस बनावट में क्या कमी थी वो आगे देखते हैं। दूसरा मैं बताता चलूं एक्सप्लेनेशन से पहले कि आगे जो क्लर्क जो चर्च में जो करप्शन था उसके बारे में भी जॉन मिल्टन ने शामिल किया है उन चीज़ों को। तो कई बार हो सकता है आपको ये पोएम थोड़ी अलग लगे, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप पूरा सारांश अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। और ओवरऑल एलजी की थीम्स जो वेरी करती हैं, वो किस तरह से लास्ट में जाके एक हो जाती हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। तो वो जहाज के बारे में बात हो रही लाइन 101 से। वो कहते हैं जो रूलर ऑफ विंड्स हैं, वो कहते हैं कि जहाज जो था कि बिल्ट इन द एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण। अक्सर कुछ धर्मों में ग्रहण को अपशकुन मानते हैं, ग्रहण के टाइम पे कोई शुभ काम नहीं करते हैं। तो उसी हिसाब से जो जहाज बना था वो एक्लिप्स के दौरान बना था। एंड रिग्ड विद कर्सेस डार्क। और ग्रहण के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जो बुरी आत्माएं हैं, विचेस हैं, वो घूमती रहती हैं। उनके घूमते रहने से ही उन्होंने जिस लकड़ी से वो बना था, उस लकड़ी में उन्होंने कर्सेस मतलब उस लकड़ी को शापित कर दिया था। शापित कर देने से जहाज बहुत ज्यादा ट्रेचरस था और उसने अपना असली रंग दिखा दिया एडवर्ड किंग को डुबाने में। ऐसा जस्ट इमेजिनेशन, क्योंकि पोयम है तो इमेजिनरी होगी ही। दैट संक सोलो दैट सेक्रेड हेड ऑफ दाइन। दैट संक सोलो, जो कि इतना ज्यादा गहराई में डूब गया। दैट जिसने, सैक्रेड हेड का यहाँ पे मतलब है एडवर्ड किंग के लिए आ रहा है। ऑफ दाइन मतलब जिसने तुम्हारे एडवर्ड किंग को डुबा दिया, ऐसा जवाब मिलता है जॉन मिल्टन को। सैक्रेड हेड क्यों कहा गया? क्योंकि एडवर्ड किंग भी अपने आप में एक स्कॉलर थे, और कह सकते हैं कि ब्लूमिंग पोएट थे, और आगे जाकर के अपना नाम कमाते। और उनका मन था चर्च की सेवा में जाने का। ही वॉन्टेड टू बी अ क्लर्जीमैन, बट अनफॉर्चुनेटली गॉड हैड सम डिफरेंट प्लान्स फॉर हिम। तो वैसा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे सैक्रेड हेड कहा गया है उनको। अब नेक्स्ट जो बिलाप करने वाले लोग आते हैं उनके बारे में जॉन मिल्टन बता रहे हैं। नेक्स्ट कैमस, रेवरेंड सायर वेंट फुटिंग स्लो। कैमस जो है वो कैम नदी से उन्होंने लिया है। कैम नदी क्या है? एक ऐसी नदी है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ही बहती है। तो जिससे को रिलेशन दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पर उसको लिया है। तो कैमस का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। रेवरेंड सायर, रेवरेंड का मतलब क्या है? रिस्पेक्टेड
सायर का मतलब वैसे पिता होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी को बोला है द लर्निंग मोस्ट रिस्पेक्टेड सीट ऑफ लर्निंग या नॉलेज। सबसे ज्यादा सम्मानित जो चेयर है, शायर। वेंट फुटिंग फ्लो, और क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो आसपास का माहौल है गमगीन है, क्योंकि एडवर्ड किंग की मौत से सबको शौक लगा है। फुटिंग फ्लो का मतलब यह है कि वो गम में धीरे धीरे चल रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के रूप में जो कैमस आया है वो धीरे धीरे चल रहा है। फुटिंग स्लो मतलब धीमे धीमे चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है गमगीन माहौल में आदमी भागता तो है नहीं। ये तो बस फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि भाग कर गए और जाके लिपट गए, ये सब ऐसा रियल लाइफ में होना कई बार मुश्किल होता है। हिज मेंटल हेरी, मेंटल का मतलब उसका आवरण, हेरी का मतलब ये है कि नदी के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास जो बुशेस उगी हुई हैं उनके उनका रेफरेंस है ये। वैसे हेरी का सेंस होता है जिनके बहुत ज्यादा बिखरे हुए बाल, या मतलब बालों जैसा, लेकिन जो आसपास बुशेस हैं, झाड़ियां हैं, उनका रेफरेंस है। एंड हिज बॉनेट सेज, बॉनेट का मतलब क्या है, जो उन्होंने टोप लगाया हुआ है वो सेज एक जंगली घास होती है उसका बना हुआ है। जो आवरण है वो उनका घास फूस का रेफरेंस है, और जो कैप पहनी हुई है वो कैसी है, वो है एक जंगली घास से बनी हुई। तो ये यहाँ पर बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि सेज के आगे कहते हैं इनरॉड। इनरॉड का मतलब क्या है, सुशोभित, डेकोरेटेड विद फिगर्स डिन। फिगर्स डिन के बारे में बताया गया, हिस्ट्री ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हिस्ट्री है, वो यहाँ पे रेफरेंस किया गया है उनका। एंड ऑन द एज लाइक टू दैट सैंग्विन फ्लावर, और सैंग्विन का मतलब होता है ब्लड रेड, खून के जैसा लाल रंग का। जो सैंग्विन फ्लावर, यहाँ पे एक फिर से ग्रीक मिथोलॉजिकल रेफरेंस है ह्यासिंथ फ्लावर का। ह्यासिंथ फ्लावर, एक्चुअली ह्यासिंथ एक यूथ था जिसको अपोलो, जो कि गॉड ऑफ पोएट्री है, वो उसको प्यार करते थे, लेकिन बाय मिस्टेक उन्होंने उसको मार दिया किसी तरह से, बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली डेथ होती है। और जब वो, जहाँ उनकी डेथ होती है, ब्लड की जो ड्रॉप्स गिरती हैं तो वहां से एक फूल निकलता है, और उन फूलों पर आह हु हैथ रेफ्ट, ये जो लिखा है नीचे जो लाइन है, ये उस पे लिखा रहता है फूल के ऊपर। हालांकि मिथोलॉजिकल फिगर है, तो उसी हिसाब से ये सैंग्विन फ्लावर का सेंस यही है कि खून जैसा जो रंग का जो लाल फ्लावर है। इंस्क्राइब्ड विद वो, इंस्क्राइब्ड विद वो का मतलब यहाँ पे दुख, जिस पर दुख अंकित है, यही लिखा हुआ है। आह हु हैथ रेफ्ट, रेफ्ट का मतलब है कि किसने छीन लिया है, किसने छीन लिया है। रेफ्ट मतलब हु, कौन, हैथ रेफ्ट किसने छीन लिया है, क्या छीन लिया है इनका। माई डियरेस्ट प्लेज, मेरी सबसे ज्यादा प्रिय। प्लेज, प्लेज का मतलब यहाँ पे डियर चाइल्ड है, और प्लेज को यहाँ पे सिक्योरिटी के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि माँ बाप की सिक्योरिटी में बच्चा जो है बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसी सेंस में कहा गया है कि माँ बाप की जिम्मेदारी प्लेज होती है अपने बच्चों को सिक्योर रखने की। तो वो अपने आप को, शायर जो यूनिवर्सिटी आए हैं वो कह रहे हैं कि भाई किसने छीन लिया है, मतलब यहाँ पे वो दुख में कह रहे हैं। और आगे कहते हैं लास्ट केम एंड लास्ट डिड गो, वो अंत में आए और अंत में ही गए। द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक का मतलब है यहाँ पे जो सेंट पीटर हैं, जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का स्टेब्लिशमेंट किया था। पायलट क्यों कहा गया, क्योंकि वो मूल रूप से एक फिशरमैन थे, तो उनको यहाँ पर पायलट कहा गया है, क्योंकि बाद में उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना की। टू मैसी कीज ही वोर ऑफ मेटल्स ट्वेन, वो बहुत, मैसी का मतलब मजबूत, दो मजबूत चाबियां उनके हाथ में हैं, जो कि एक गोल्डन है और एक आयरन है। मेटल स्टोन का मतलब दो धातुओं की बनी हुई है, वन इज गोल्डन, सेकंड इज ऑफ आयरन। तो जो गोल्डन है उससे क्या होता है, उससे स्वर्ग का दरवाजा खुलता है, और जो आयरन है उससे हेल का दरवाजा बंद होता है। शट्स अमेन, अमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्सिबली, कि बहुत ही मजबूती से उस जो भी पापी लोग होते हैं उनको मजबूती से जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है, दरवाजा जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है उनको, हेल में, नर्क में, ऐसा एक रेफरेंस है। उन्होंने क्या किया, ही शुक हिज माइट्रेट लॉक्स, माइट्रेट का मतलब क्या होता है, जो
पादरी लोग पहनते हैं, एक ताज टाइप का होता है, तो वो पहना हुआ है, लॉक्स बालों की लटें। तो ताज पहनने के बाद आसपास जो लटें जो उनकी लटक रही हैं बालों से, तो उन्होंने वो लटें हिलाई और स्टर्न बेस्पेक, स्टर्न मतलब गंभीर भाषा में बेस्पेक बोले, क्योंकि एडवर्ड किंग की मौत से वो भी दुखी हैं, तो वो गंभीर होकर बोल रहे हैं। क्या बोले हैं कि हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी यंग फैन। अब यहाँ पर जॉन मिल्टन पहुंचते हैं, जो कि अक्सर डिस्कस किया जाता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब बड़ी-बड़ी कविताओं में अक्सर कवि तमाम चीज़ों को, तमाम थीम्स को इंक्लूड कर देते हैं। तो जो क्लर्जिकल या जो चर्च का करप्शन था, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है पोएम में। तो यहीं से शुरुआत हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो सेंट पीटर आए, वो कहते हैं कि हाउ, कि क्यों नहीं, वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी यंग सन, कि मैं तुम्हारे लिए, स्पेयर का मतलब होता है किसी को बदले में दे देना या सैक्रिफाइस कर देना, फॉर दी मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर देता, यंग फैन नौजवान कवि क्या सैक्रिफाइस कर देता, इनाव ऑफ सच। इनाव ऑफ सच का मतलब है जो भीड़ है, क्राउड ऑफ प्रीस्ट, जो कि चर्च में अनडिजर्विंग जो प्रीस्ट पहुंच गए हैं, उनकी भीड़ को भी, किसी को भी कर देते वो सैक्रिफाइस एडवर्ड किंग के लिए, क्योंकि एडवर्ड किंग जो था वो जीन्युइन पर्सन थे और उनका मन था या उनका सपना था चर्च की सेवा में आने का, और वो जेन्युइनली डिजर्व करते थे, बड़े होके शायद कर भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऑफ देयर, इनाफ ऑफ सच फॉर देयर वेली सेक, ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की पड़ी है। पेट की पड़ी का सेंस ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों को ही वो देख रहे हैं, बाकी उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है। ये बात हो रही है चर्च के जो प्रीस्ट हैं, क्लर्जी मैन हैं, जो करप्ट हैं, उनकी बात हो रही है। क्रीप एंड इंट्रूड एंड क्लाइंब, ये तीन वर्ड यहाँ पर बोले गए हैं, इन तीनों का आपको ध्यान देना है। क्रीप का मतलब होता है चुपचाप आ जाते हैं चर्च की सेवा में, पता नहीं चलता किसी को। इंट्रूड का मतलब यह है कि दखलंदाजी करके आ जाते हैं, सोर्स शराबा मतलब सोर्स सिफारिश करके आ जाते हैं, किसी की सिफारिश लेकर आ जाते हैं। और क्लाइंब का मतलब है कि जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आ जाते हैं इनटू द फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या है, चर्च। ऐसे लोग जो तीन वजहों से आ जाते हैं, रेंग करके चुपचाप, स्टेल्थली मतलब सीक्रेटली घूस दे के अधिकारियों को अपना पद पूरा पक्का कर लेते हैं चर्च में, या जो जबरदस्ती अपने रौब का फायदा उठा के आ जाते हैं, या कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने आ जाते हैं, जबकि इन तीनों में से किसी भी इंसान की वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक अच्छी जगह है जहाँ पे सोसाइटी का एक मिरर होता है, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये मिल्टन कह रहे हैं। आगे कहते हैं ऑफ अदर केयर दे लिटिल रेकनिंग मेक, ऑफ अदर केयर मतलब दूसरी किसी फिक्र की, दे मतलब वो लोग, लिटिल थोड़ी सी, रेकनिंग का मतलब होता है चिंता करना, मेक बनाते हैं या करते हैं, बाकी चीजों की वो बहुत थोड़ी चिंता करते हैं, चिंता करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की। देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेयरर्स फीस्ट, अब यहाँ पे समझना ध्यान से, स्क्रैम्बल का मतलब होता है एकदम रेंग करके जाना जानवरों की तरह, और शेयरर्स फीस्ट का मतलब होता है, शेयरर का मतलब है शेपर्ड। जब जो चरवाहे लोग होते हैं, जब ऊन काटने की सीजन आती है भेड़ के शरीर से, तो वो जब निकाल लेते हैं, उसके बाद वो दावत देते हैं, तो यही रेफरेंस है शेयरर्स फीस्ट का। और उसमें दावत में बिना बुलाए या बिना किसी परमिशन के यूं ही चुपचाप पहुंच जाना टाइप, ऐसे ये लोग हैं जो आ जाते हैं चर्च में, और वहां जाकर के क्या करते हैं, शो अवे का मतलब क्या होता है, ठुकरा देते हैं द वर्दी बिडन गेस्ट। और जो वास्तव में जिनको बुलाया गया है गेस्ट, वो नहीं आ पाते, लेकिन ऐसे जो चालाक धूर्त लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं। इसका सेंस ये है कि चर्च में जो वास्तव में डिजर्विंग लोग हैं, जो इच्छा रखते हैं वास्तव में समाज सेवा की, धर्म की सेवा करने की, वो लोग नहीं पहुंच पाते, बल्कि ऐसे धूर्त और चालाक लोग पहुंच जाते हैं जिनकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ये मिल्टन बता रहे हैं। ब्लाइंड माउथ्स, यहाँ पे दो जो है उनकी डिसक्वालिटीज को बताया है उन्होंने। ब्लाइंड का मतलब अंधे, जिनको, जो कि स्पिरिचुअली अंधे हैं, जिनके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल लाइट नहीं है, आध्यात्मिक रोशनी उनके मन में है ही नहीं। माउथ, हालांकि मुंह से आदमी अंधा नहीं होता, लेकिन यहाँ का सेंस यह है कि वो पेटू हैं, बहुत ज्यादा खाने पीने में
और पार्टीज करने में, या यूं कहिए कि जिंदगी जीनी चाहिए प्यूरिटन, जो कि जॉन मिल्टन खुद प्यूरिटन थे तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते थे, वैसे ही वो नहीं कर पा रहे हैं। दैट स्कार्स देमसेल्फ नो, स्कार्स मतलब जो कि मुश्किल से ही देमसेल्फ नो हाउ टू होल्ड अ शीप हुक। शीप हुक का मतलब यह है कि जो शेफर्ड है उसको यही नहीं पता कि जो भेड़ चराने का जो स्टिक है, शीप हुक का मतलब डंडा जिसमें एक कील भी लगी होती है, वो कैसे पकड़ी जाए। तो ये टॉन्ट है एक तरह से उन क्लर्जी लोगों पर जिनको यही नहीं पता होता है कि चर्च में उनको करना क्या है। आ तो गए किसी तरह, बट दे डोंट नो ट्रू वैल्यू ऑफ देयर वर्क एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वर्क, उनको नहीं पता होता है। और हैव लर्नड आर्ट एल्स एट द लीस्ट, या फिर उनको सीखना चाहिए था कम से कम। आ तो गए चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सीखना चाहिए था कि है क्या। टू दैट टू द फेथफुल हार्टमैन्स आर्ट बिलोंग्स, की वास्तव में जो एक ग्वाला है उसका वास्तव में काम है क्या, या एक चर्च मैन है उसका वास्तव में काम क्या है, ये सीखना चाहिए था ईमानदारी से, वफादारी से, जो कि वो नहीं सीखते हैं। आगे वो कहते हैं कि वॉट रेक्स देम, रेक्स का मतलब क्या है, उन्हें किस बात की फिक्र है। चर्चमैन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, क्लर्जी मैन, उन्हें किस बात की फिक्र है। वॉट नीड दे, और उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधाएं मिल ही रही हैं। दे आर स्पेड, अब स्पीड की सेकेंड फॉर्म है, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, तो उसी हिसाब से बोला जाता है मे गॉड स्पीड यू। स्पीड यू का सेंस है कि भगवान तुम्हें सक्सेस दे। तो दे आर स्पेड का मतलब उनको जो सक्सेस मिलनी थी या जो होना था वो इजिली, दे आर प्रोवाइडेड इजिली विद एवरीथिंग व्हाट दे विश, जो भी उम्मीद करते हैं सब मिल जा रहा है उनको। तो उनको जरूरत ही क्या है कुछ करने की, या समाज की सेवा करने की, या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं लोगों के बीच में जाकर करने की। देयर इज नो नीड, दे आर फुली सेटल देयर। आगे बोलते हैं कि एंड व्हेन दे लिस्ट देयर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग्स, जब कभी वो, लिस्ट का मतलब यहाँ पर यह है सुनाना, देयर लीन मतलब पतली, और फ्लैशी मतलब दिखावटी, जो कविताएं या जो प्रार्थनाएं करते भी हैं कभी कभी शाम को वो चर्च में, तो या ग्रेट ऑन देयर स्क्रैनल पाइप्स, ग्रेट का मतलब वैसे होता है पीसना, यहाँ पे हम कहेंगे चिल्लाना। ऑन देयर स्क्रैनल पाइप्स, स्क्रैनल का मतलब होता है नाक के सुर से बोलना, जैसे कुछ लोग गाते हैं कई बार उनकी आवाज बदल जाती है, नाक के सुर से गाने लगते हैं, बारीक आवाज हो जाती है। पाइप्स ऑफ रेचेड स्ट्रॉ, यहाँ पर वो टॉन्टिंग वे में कह रहे हैं कि जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेचड हैं, अभागे हैं, बेचारे हैं, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे वो क्लर्जीमैन गा रहे हैं, तो वो क्या अच्छा गाएंगे, या उनकी प्रेयर्स जो हैं वो, दे लैक स्पिरिचुअलिटी और मोरल एस्पेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक दैट इन दोज प्रेयर्स। आगे बोलते हैं कि द हंग्री शीप लुक अप, हंग्री शीप का मतलब यहाँ पे कॉमन लोगों से है, जो जनसाधारण लोग हैं वो चर्च की तरफ देखते हैं। एंड आर नॉट फेड, और उनको कुछ नहीं मिलता, जैसे भेड़ भेड़ भूखी देखती तो है चरवाहों की तरफ, लेकिन उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। कॉमन लोग देखते हैं चर्च की तरफ कि भाई उनको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज या कुछ डॉक्ट्रिन्स मिलेंगे बाइबल के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट सोलन विद विंड एंड द रैंक मिस्ट दे ड्रॉ, बट सोलन विद विंड का मतलब क्या है कि देयर माइंड्स आर फिल्ड विद फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, जो गलत सिद्धांत हैं उनसे उनका मन भर दिया जाता है, दिमाग में भर दिए जाते हैं, क्योंकि जो सिखाने वाले हैं उनको कुछ नहीं पता है। एंड रैंक, रैंक का मतलब होता है दूषित कर देते हैं, मिस्ट का मतलब है एटमॉस्फेयर, दे ड्रॉ, और जो भी सांस वो ले रहे हैं वो भी दूषित सांस लेते हैं। ये यूं कहिए कि जो एटमॉस्फेयर है चर्च का जहाँ वो जाते हैं प्रेयर के लिए, पारिशनर्स पीपल, तो वो गलत व्यवहार में सांस लेते हैं, गलत चीजें सीख के आते हैं। रॉट इनवार्डली, और वो चीजें धीरे धीरे उनके अंदर सड़ जाती हैं। यूं कहिए कि मोरली वो लोग डिजनरेट हो जाते हैं, उनके जो मॉरल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। एंड फाउल कंटेजियन स्प्रेड, और फाउल का मतलब होता है भद्दी, कंटेजियन का मतलब होता है कोई बीमारी जो कि किसी के छूने से फैलती हो, स्प्रेड मतलब फैलना। तो कुल मिला के जो भी सीखते हैं वो चर्च से गंदा या कुछ भी गलत चीजें, डी मतलब इमोरल थिंग्स, उनको वो दूसरों को भी सिखाते हैं। यूं कहिए कि अच्छा कुछ नहीं मिलता, गलत सीख के गलत ही सिखा पाते हैं वो लोग। बिसाइड्स, वो कह रहे हैं इसके अलावा, ऊपर की जो बुराइयां उनके अलावा, वॉट द ग्रिम वुल्फ,
ऑल व्हाट का मतलब यहाँ पे ऑल द ग्रिम वुल्फ विद प्रिवीपा। ग्रिम वुल्फ उन्होंने बोला यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च को। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जो जॉन मिल्टन है वो प्रोटेस्टेंट थे, जो कि आप अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी धर्म की, तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिसिज्म दो भागों में बट गया था। तो जॉन मिल्टन जो है वो प्रोटेस्टेंट हैं, उनको रोमन चर्च, ये एंग्लिकन चर्च का इंग्लैंड में अपना चर्च बना था, उनका वो दुश्मन लगता है रोमन चर्च। तो ग्रिम वुल्फ बोला गया है, बोला है उन्होंने यहाँ पर चर्च ऑफ रोम को। प्रिवी पाव का मतलब क्या है? सीक्रेट। पाव का मतलब पंजे हैं, लेकिन यहाँ पे कहेंगे एक्टिविटीज। तो कुल मिला के जो रोम का चर्च है वो सीक्रेट एक्टिविटीज कर करके जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? कैथोलिक बनने में। तो ये बात जॉन मिल्टन को पसंद नहीं आ रही है। अब देखिए एलजी की बात थी, एडवर्ड किंग की, लेकिन कहाँ से कहाँ कहाँ वो चर्च के भ्रष्टाचार पे आ गए हैं। डेली डेवर्स अपेस। डेली मतलब रोज, डेवर्स अपेस का मतलब क्या है? डेवर का मतलब होता है एक तरह से किसी को, जैसे बहुत ज्यादा कोई भूखा हो और बहुत किसी को चबा चबा के खा जाए, एकदम भूख, जैसे भुखमरी लोगों की तरह खा जाना। अपेस मतलब स्पीडली, या यूं कहिए कि जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं प्रोटेस्टेंट लोगों से कैथोलिसिज्म में, वो बहुत स्पीडली हो रहे हैं, उन्हें कोई देख नहीं पा रहा है, नथिंग सैड। और जो प्रोटेस्टेंट लोग बाकी हैं वो कुछ कह नहीं रहे हैं, तो ये उनको हर्ट कर रहा है मिल्टन को। लेकिन आगे कहते हैं बट दैट टू हैंडेड इंजन एट द डोर। लेकिन जो यहाँ पे टू हैंडेड इंजन का मतलब है टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उनके संसद के जो दोनों हाउस हैं उनके लिए। स्टैंड रेडी टू स्माइट वंस, वो तैयार हैं। स्माइट का मतलब होता है पनिश करने के लिए, कि एक बार जो उनका मन कर गया दोनों हाउसेस का, तो डेफिनेटली वो पनिश कर देंगे। और पनिश करने के लिए एंड स्माइट नो मोर, एक बार जो पनिश कर दिया, ओनली वन एक्शन इज एनफ। चर्च ऑफ रोम के खिलाफ पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट का सिर्फ एक एक्शन काफी है, क्योंकि ताकत में या जो भी है उसी चीजों में आगे हैं वो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर इतना सब कुछ बुराई करने के बाद अचानक से उनको याद आता है कि अरे कहाँ भटक गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहाँ से कहाँ डिग्रेड हो गए। तब वो याद कहते हैं रिटर्न एल्फियस, मतलब वापस आ जाओ। एल्फियस क्या है? ये एक नदी है, उसका वो इन्वोकेशन करते हैं, आह्वान करते हैं। द ड्रेड वॉइस इज पास्ट। ड्रेड वॉइस का मतलब यह है जो चर्च की आलोचना की थी, क्रिटिसिज्म ऑफ द चर्च ऑफ रोम। ड्रेड वॉइस का मतलब यह है कंडेमनेशन ऑफ चर्च इज पास्ट, मतलब ठीक है आलोचना हो गई, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, वही पॉइंट जो कि उन्होंने एडवर्ड किंग के लिए लिख रहे हैं। दैट श्रंक द स्ट्रीम्स, कह रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म थी उसने एल्फियस जो नदी है उसकी स्ट्रीम्स, धाराओं को धीमा कर दिया था। या यूं कहिए कि अभी तक जो पेस्टरल एलिमेंट्स पोएम में थे, जिस तरह से वो डिस्क्राइब करते आ रहे थे, वो अब कहीं न कहीं भटक गए थे, जिसकी वजह से वो धारा खो गई थी नदी की। फिर वो फिर से कहते हैं रिटर्न सिसिलियन म्यूज़। सिसिलियन म्यूज़ क्या है? ये भी थियोक्राइटस जो कि पेस्टरल पोएट हुए हैं, उनकी, उनसे रिलेटेड एक बिब्लिकल या मिथोलॉजिकल, सॉरी बिब्लिकल तो नहीं है, मिथोलॉजिकल रेफरेंस है सिसिलियन म्यूज़ का। एंड कॉल द बेल्स एंड बिड देम हिदर कास्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी अब आगे वो बताने जा रहे हैं वो सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में है। वो कहते हैं कॉल द बेल्स एंड बिड देम हिदर कास्ट, जो भी घाटियां हैं वनस्पति से हरी भरी, वनस्पति से भरी हुई, उन सबको एक साथ बुला लो, उनसे कहो कि यहाँ आ जाए। इधर कास्ट मतलब इधर, इधर फेंक दो उन सबको, या इधर आ जाओ। देयर बेल्स एंड फ्लावर्स ऑफ ए थाउजेंड ह्यूज, उनके जो घंटी के आकार के जो फूल हैं वो, एंड विद थाउजेंड ह्यूज का मतलब है हजारों रंगों के जो फूल हैं वो सब, वनस्पतियां फूल वो सब आ जाएं। कहाँ बुलाए? बुलाने के लिए, क्योंकि जो उनकी अर्थी है एडवर्ड किंग की, उस पर सजाने के लिए। ये वैलीज लो, वो घाटियां, वेयर द मिड माइल्ड विस्पर्स यूज, जहाँ पर मतलब उन घाटियों में इतना सन्नाटा है कि कोई धीरे से भी बोल दे तो जो विस्पर्स या जो बुदबुदाने की आवाज है वो भी गूंजती रहती है। ऑफ शेड्स एंड वांटन विंड्स, छायादार पेड़ और वांटन विंड्स का मतलब स्पोर्टिव जो हवाएं हैं, शरारती हवाएं हैं। एंड गशिंग ब्रूक्स, इसके अलावा वो नदियां जो उफना रही हैं। ऑन हुज फ्रेश लैप, जिनकी
ताजी गोदी में द स्वाट स्टार स्पार्सली लुक्स। स्वाट स्टार का मतलब क्या है? एक ऐसा तारा होता है, ये भी एक कहानी है कि स्वाट स्टार ये एक ऐसा तारा है, लाइक डॉग स्टार, की जो जिस फूल को देख ले वो मुरझा जाता है। स्पार्सली स्पेरली लुक्स का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए उसकी नज़र अलग है, जिसकी वजह से सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं, वरना जिस पे नज़र डाल दे वो मुरझा जाए। थ्रो हिदर ऑल योर क्वेंट एनेमल डाइज। जितने भी घाटियों में, नदियों में, आसपास जो भी जैसा भी वनस्पति, फूल, नदी, पहाड़ जो भी हैं, वो सब आ जाएं, वो सब फेंकें, थ्रो फेंकें। हिदर मतलब यहाँ, ऑल योर क्वेंट एनिमल डाइस। क्वेंट एनिमल डाइस का मतलब क्या है? ऑल द ब्राइट कलर्स फ्लावर, जितने भी फूल हैं ब्राइट कलर्स के, वो सब यहाँ फेंक दो। दैट ऑन ऐसे फूल, दैट ऑन द ग्रीन टर्फ। ग्रीन टर्फ का मतलब यह है कि हल हरे मैदान में, सक द हॉनीड शावर्स। हॉनीड शावर का मतलब क्या है? कि जब हल्की बारिश होती है, हॉनीड शावर मतलब मीठी बारिश होती है, उस बारिश में वो एंजॉय करते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं फूल, वो सारे के सारे यहाँ फेंक दो ये सारी चीजें। एंड पर्पल, पर्पल ऑल का मतलब है कि मेक द सीन एक्सेलेंट। आसपास का जो वातावरण है उसको विलक्षण बना दो। द ग्राउंड विद वर्नल फ्लावर्स। वर्नल फ्लावर्स का मतलब क्या है? वर्नल का सेंस ये है कि जो बसंत ऋतु में फूलते हैं वो फूल, वैसे फूल से आसपास का जो वातावरण है उसको गुंजायमान कर दो। ब्रिंग द रेड प्राइम रोज दैट फॉर सेकेंड डाइज। रेड का मतलब जल्दी खिलने वाले, अर्ली ब्लूमिंग। प्राइम रोज काइंड ऑफ फ्लावर, एक तरह का फूल है, दैट फॉर सेकेंड डाइज, जो कि फॉर सेकेंड डाइज का बहुत जल्दी मर जाता है। जैसे थोड़ी सी धूप ना मिली, थोड़ा सा पानी नहीं मिला, तो कुछ सुकुमार फूल वनस्पतियां होती हैं, जल्दी जो खत्म हो जाती हैं। दैट टफ्टेड क्रोटो, एक ऐसी वनस्पति जो कि कौवे के पंजे के साइज की, आकार की होती है, वो भी आ जाए। एंड पेल जैस्मीन, जैस्मीन जिसका रंग जो है, पेल का मतलब क्या है? वाइट, वाइट रंग की है। द वाइट पिंक, इसके अलावा वाइट और पिंक कलर के जो फूल हैं। एंड द पैंसी फ्रीक्ड विथ जेट, पैंसी का एक फूल होता है पैंसी फ्रीक्ड विथ जेट, जिसपे जो है वो झिल्ली बनी हुई है या डॉट्स हैं। द ग्लोइंग वायलेट, वायलेट जो कि चमकदार है। ये सारे फूलों के प्रकार हैं जिनको वो कह रहे हैं कि सब के सब आ जाओ। द मस्क रोज एंड द वेल अटायर्ड वुडवाइन रोज, और अच्छी तरह से सुशोभित वुडवाइन, ये भी काइंड ऑफ वेजिटेशन है। विद काउस लिप्स, ये भी काइंड ऑफ फ्लावर है। वैन मतलब मुरझाया हुआ या हल्के रंग का। दैट हैंग द पेंसिव हेड, मतलब ये एक मुरझाया हुआ है, दूसरा इसने अपना सिर लटकाया हुआ है। पेंसिव हेड का मतलब मेलनकली मूड में, सैड मूड में। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल्सो मोर्निंग द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, यह भी एडवर्ड किंग की मौत पर विलाप कर रहा है। एंड एवरी फ्लावर दैट सैड एम्ब्रॉयडरी वेयर्स, और हर फूल जिस पर एक दुखी कलाकारी की गई है, नक्काशी की गई है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? जो कपड़ों पर कलाकारी की जाती है, नीडल वर्क जो होता है, फूल बनाए जाते हैं। तो वैसी जो भी सुशोभित फूल, वनस्पतियां सब भी हैं, सब आ जाएं। बिड अमेरंथस, बिड मतलब आज्ञा दो। अमेरंथस एक खूबसूरत फूल होता है। ऑल हिज ब्यूटी शेड, उससे आज्ञा दे दो कि भाई अपनी सारी खूबसूरती, शेड मतलब गिरा दे, खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि भाई जो माहौल है वो गमगीन है। अगर यही कोई शादी होती तो ये सारे फूल अपने अपने ब्राइट कलर्स में आते, लेकिन माहौल गमगीन है तो कैसे आए? गमगीन माहौल में आए, अपनी ब्यूटीज को गिरा के सादा रूप में आए। एंड डेफोडिलीज फिल देयर कप्स विद टीयर्स, और जो डेफोडिल्स फूल हैं वो अपने कप में आंसू भरे। उनके कपनुमा जो पीटल्स होती हैं, पंखुड़ी होती हैं, तो उनमें ओस ना भर करके वो क्या भरे? आंसू, या यूं कहिए कि वो भी विलाप करें। किसके लिए? एडवर्ड किंग के लिए, लिसडस के लिए। टू स्ट्रू, स्ट्रू मतलब बिखेरने। द लॉरिएट हर्स, लॉरिएट हर्स का मतलब क्या है? हर्स मतलब है शव, दफन करने वाला। और लॉरिएट का मतलब होता है पुरस्कृत, पुरस्कार जीता हुआ। क्योंकि एडवर्ड किंग में भी वो कैलिबर था, वो क्षमता थी कि वो आगे चल करके पुरस्कार जीतते, कुछ बड़े कवि बनते, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वेयर लिसिट लाइस,
ये सारे फूल, सारी वनस्पतियां जो अभी तक वो डिस्क्राइब कर रहे थे, वो सब आ जाएं कहाँ, जहां एडवर्ड किंग की डेड बॉडी पड़ी हुई है। फॉर सो टू इंटरपोज अ लिटिल ईज, अब उनको याद आ जाता है कि अरे वो तो डूब के मरे हुए हैं, तो उनकी डेड बॉडी तो कहीं ग्राउंड पे तो है नहीं, तो ये सारे फूल मैं वहां पर सजा सकूं। जैसे नहीं कई बार सांत्वना में लोग डेड बॉडी पर फूल जो है चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन क्योंकि वो समुद्र में डूबे थे और डेड बॉडी रिकवर नहीं की जा सकी होगी उस समय, तो कह रहे हैं कि फॉर सो टू इंटरपोज, इंटरपोज का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा महसूस करने के लिए, लिटिल ईज, कि चलो कम से कम इमेजिनरी ही सही, मैं अपने ये सारे फूल उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ उनकी मौत पर। लेट आर फ्रेल थॉट्स डैली विथ फॉल्स सरमाइज, कहते हैं ठीक है, हमारी जो ख्याली पुलाव हैं, फ्रेल थॉट्स का मतलब जो हमारी कमजोर सोच है या ड्रीमिंग, जो सपने में देखने वाली जो तमाम थिंकिंग है, डेली मतलब घूमने दो उसको विथ फॉल्स सरमाइज, एक झूठे ही अनुमान से, कि मैं उन पर फूल चढ़ा रहा हूँ, मेरा अनुमान झूठा ही सही, लेकिन ठीक है, कम से कम थोड़ी राहत मिल रही है, तो लेट इट बी। ए मी, वो कहते हैं अरे अब क्या कहूँ, अफसोस है इस बात का, वाइल्स दी द शोर्स एंड साउंडिंग सीज, अब वो समुद्र के जो किनारे हैं या जो साउंडिंग सीज, जो स्टॉर्मी सी है, तूफानी समुद्र है, कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, वॉश फॉर अवे, डेड बॉडी कहीं दूर चली गई होगी, वॉश फॉर अवे मतलब लहरों में फंस के दूर चली गई, या वेर एवर दाई बोन्स आर हर्ड, और कहाँ पर जहाँ तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो फेंकी गई हैं या डेड बॉडी फेंकी गई है, नहीं पता। वेदर बियॉन्ड द स्टॉर्मी हिब्राइट्स, अब ये हिब्राइट्स क्या है, ये आइलैंड है एक स्कॉटलैंड के बगल में, स्कॉटलैंड के उत्तर में, क्या पता वहां तक तुम्हारी डेड बॉडी चली गई हो उस आइलैंड के उत्तर में, वेयर दाउ परहैप्स अंडर द वेलमिंग टाइड, और शायद वहां तुम भीषण लहरों से, लहरें तुम्हें ले गई हो, विजिट्स द बॉटम ऑफ द मोस्टर्स वर्ल्ड, हो सकता है समुद्र के जो बिल्कुल तल है, तलहटी है, मोस्टर्स वर्ल्ड बोला है उसको, मोस्टर्स वर्ल्ड मतलब फुल ऑफ मोस्टर, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की तलहटी में कई तरह के दैत्य रहते हैं, इमेजिनेशन, तो वहां पर तुम्हारी बॉडी चली गई है, तुम्हारा शरीर वहां ले जाया गया है, पता नहीं। और वेदर दाउ, या ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर टू आर मोस्ट वाउस डिनाइड, मोस्ट वाउस का मतलब क्या है, मोर्नफुल या टीयरफुल प्रेयर्स, कि हम दुखी होकर के अपने आंसुओं के साथ प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी जो प्रेयर्स हैं वो डिनाई हो गई हैं, एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि उनकी बॉडी रिकवर नहीं की जा सकी तमाम प्रेयर्स के बाद भी। स्लीप बाय द फेबल ऑफ वेलरुस ओल्ड, स्लीप्स मतलब सो रहे होगे क्या पता, बाय द फेबल जो कि कहानी में कहा जाता है। बेलरुस क्या है, बेलरस जो है वो भी एक रोमन नाम है, रोमन लोगों के द्वारा दिया गया, जिसमें ये कहा जाता है कि बेलरस एंड बोला जाता है, एंड ऑफ लैंड्स, जहाँ पर जमीन का अंत हो जाता है, तो क्या पता ये वहीं कहीं सो रहे हों जहाँ पर जमीन का अंत हो गया हो, रोमन लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। फिर आगे बोलते हैं कि वेयर द ग्रेट विजन ऑफ द गार्डेड माउंट, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो गार्डन माउंट का मतलब है आर्क एंगल, आर्क एंजल जो है माइकल, बाइबल में एक बिब्लिकल कैरेक्टर है, कि जहाँ पर जो माइकल था वो विजन में आया था, और जहाँ पर उसने आकर के अपना उस पर्वत पर अपना एक सिंहासन बनाया था, जहाँ पर कहते हैं कि वो अभी भी रहता है, आर्कएंगल है ये देवदूत, बिब्लिकल कैरेक्टर, कि क्या पता वहां पर हो, वहां तक तुम्हारी डेड बॉडी पहुंच गई है। लुक्स टुवर्ड नेमाकोस, नेमाकोस क्या है, यह स्पेन की एक जगह है, एंड बायोनास होल्ड, और यह भी स्पेन की एक क्या कहते हैं कि घाटी है, घाटी का मतलब खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी है इंडिया में अपने यहाँ, उसी हिसाब से ये खाड़ी है जिसका नाम है बिगोवे, वहां का एंट्रेंस है बायोना पॉइंट, तो ये सब उम्मीदें कर रहे हैं क्या पता वहां जाकर के डेड बॉडी पहुंच गई हो, और वहां पर जो एंजल है वो बैठ करके अभी भी स्पेन की तरफ देख रहा है, तो उसको ये उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लुक होमवर्ड एंजल नाउ, जो आर्क एंजल माइकल है उसको ये बोल रहे हैं कि अब घर की तरफ देखिए, या जो
लिसिडस के ऊपर जो मोर्नर्स हैं, जो आंसुओं के साथ रो रहे हैं, उनको देखिए एंड मेल्ट विद ट्रुथ, और हो सके तो उन पर थोड़ी दया दिखाओ, उन पर थोड़ी सी दया दिखाओ। एंड ओ ये डॉल्फिन्स, और जो डॉल्फिन मछली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई बार इंसानों की जान बचाती है, ऐसा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर में उन्होंने बोला है कि एक एरियन होता है, एरियन के पास म्यूजिकल पावर होती है, उस म्यूजिकल पावर से डॉल्फिन्स इंस्पायर हो जाती, इम्प्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उसको डूबते हुए बचा लेती हैं। वो डूबने लगता है, उसको ये बचा लेती हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये जॉन मिल्टन उम्मीद कर रहे हैं कि अगर एरियन को बचाया जा सकता है डॉल्फिन्स के द्वारा, तो एडवर्ड किंग को क्यों नहीं। चलो अब तो डूब गया, तो कम से कम उसकी डेड बॉडी ही ला करके हम लोगों को सुपुर्द कर दो, जिससे कि हम अब जो तमाम फूल उन्होंने भी डिस्क्राइब किए थे, अपने श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। वेफ्ट द हैपलेस यूथ, वेफ्ट का मतलब क्या है, ले आओ। हैपलेस यूथ, असहाय नौजवान जो कि मर गया बेचारा वहां फंस करके, डूब करके, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर ले आओ। इतना सब प्रेयर्स वो कर रहे हैं। प्रेयर्स करने के बाद फिर उनको एक अलग थिंकिंग आती है, जिसमें फिर से यहाँ पे थोड़ी थीम चेंज होगी। कहते हैं वीप नो मोर, वोफुल शेफर्ड्स वीप नो मोर। कहते हैं कि जो भी शेफर्ड्स उनके साथी हैं, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के को क्लासमेट्स हैं, या नाते रिश्तेदार फ्रेंड्स, उनको बता रहे हैं जॉन मिल्टन की मत रोइए। वोफुल शेफर्ड्स, पेनफुल या दुख में भरे हुए ग्वालों, मत रोइए, वीप नो मोर, मत रोइए। क्यों? क्योंकि लिसडस, योर सोरो इज नॉट डेड। क्योंकि जो तुम्हारी दुख की वजह है या लिसडस हैं, वो मरे नहीं हैं। क्यों? संक दो ही भी बीनीथ द वाटरी फ्लोर, हो सकता है कि वो जो समुद्री, वाटरी फ्लोर का मतलब समुद्र की सतह है, उसमें नीचे तलहटी तक पहुंच गए हैं, डूब गए हैं। जैसे सो सिंक्स द डे स्टार इन द ओशन वेड, जैसे कि सूरज जो है वो डूब जाता है, जिस तरह से सूरज जो है, डे स्टार मतलब सूरज डूब जाता है पश्चिम दिशा में, लेकिन एंड येट अनन, अनन का मतलब तुरंत, इमीडिएटली एनॉन रिपेयर्स हिज ड्रूपिंग हेड। लेकिन हमें लगता जरूर है कि वो डूब गया, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो अस्त भी हो रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जियोग्राफिकल फैक्ट है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इट्स जस्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ विच मेक्स इट राइज एंड सेट। तो कह रहे हैं कि हमें लगता है कि सूरज जो है वो डूब गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंट्रिक्स हिज बीम्स, अपनी जो बीम्स का मतलब क्या है यहाँ पे, किरणें, उनको वो ट्रिक्स सजाता है। एंड विद न्यू स्पेंगल्ड ओर का मतलब क्या है कि गोल्डन रेस के साथ, फिर से स्पेंगल्ड ओर मतलब गोल्डन रेस के साथ, फ्लेम्स इन द फोरहेड ऑफ द मॉर्निंग स्काई, फिर से कहीं ना कहीं सुबह के जो स्काई है उसके माथे पर सितारे की तरह चमकने लगता है। सूरज जो है वो कभी अस्त नहीं होता। ठीक उसी तरह से जो लिसिडस, जिनको हम मरा हुआ समझ रहे हैं, ही रिवाइव्स अगेन, बट इनटू अनदर वर्ल्ड दैट इज हेवन, जो कि जाकर के स्वर्ग में जाकर के रिवाइव हो चुके हैं, तो हमें रोने की जरूरत नहीं है। सो लिसिडस संक लो बट माउंटेड हाई, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सूर्य डूबा और अस्त हो गया कहीं और, उसी हिसाब से लिसिडस जो है वो मरे तो हैं, या एडवर्ड किंग की डेथ हुई तो है, लेकिन वो माउंटेड हाई का मतलब सीधे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऊंचाई का मतलब क्या है, स्वर्ग तक। थ्रू द डियर माइट ऑफ हिम दैट वॉक द वेव्स, थ्रू द डियर माइट, उस ताकत से, ऑफ हिम का मतलब यहाँ पे है जीसस क्राइस्ट या ईश्वर की ताकत से, दैट वॉक द वेव्स, समुद्र जो है वो एडवर्ड किंग को डुबा सकता है, लेकिन ईसा मसीह पर उसे कोई जोर नहीं है, या भगवान पे कोई जोर नहीं है, जिसकी वजह से वो समुद्र की सतह पर भी चल सकते हैं। उनके अंदर ये मिरेकलस पावर है। तो वो कह रहे हैं कि उनकी ताकत से जो कि समुद्र पे चलना जानते हैं ईश्वर, वेयर अदर ग्रोव्स एंड अदर स्ट्रीम्स अलोंग, जहाँ पर जो नदियां हैं या जो बगीचे हैं स्वर्ग के, वो अलग टाइप के हैं, मतलब स्वर्गीय हैं, जैसे जमीन पे हैं वैसे नहीं है। विद नेक्टर प्योर, नेक्टर प्योर का मतलब है यहाँ पर शुद्ध पानी उन नदियों का। हिज ऊजी लॉक्स ही लेव्स,
हिज मतलब अपनी, ऊजी लॉक्स, ऊजी लॉक्स का मतलब है कि जो समुद्री खारे पानी से जो सनी हुई उनकी जो बालों की लटें हैं, उनको वो ही लेफ्स वो धो रहे हैं। लेफ्स मतलब वॉशेस, जिसको वो धोता है एडवर्ड किंग, कहाँ, स्वर्ग में, उन नदियों से, स्वर्गीय नदियों के पानी से। एंड हियर्स द अनएक्सप्रेसिव नप्शल सॉन्ग, और एक ऐसा गीत सुनता है, अनएक्सप्रेसिव का मतलब जिसको बताया नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, स्वर्गीय गीत है वो। नप्शल सॉन्ग का मतलब होता है शादी में गाया जाने वाला वैवाहिक गीत। लेकिन अब यहाँ पर शादी तो हो नहीं रही है, लेकिन जो एडवर्ड किंग है उनका उनका यूनियन हो रहा है क्राइस्ट से, ईश्वर से। तो वो यूनियन का एक गीत है जो कि इनको वो सुन रहा है। मैरिज ना होकर के एक यूनियन है बिलीवर की उसके भगवान से, जिसकी वजह से ये गीत गाया जा रहा है। इन द ब्लेस्ड किंगडम्स मीक ऑफ जॉय एंड लव, जहाँ एक ऐसे किंगडम में, खुशहाल राज्य में, जहाँ पर जो मीक का मतलब क्या है, कमजोर से कमजोर या विनम्र व्यक्ति भी आराम से रहते हैं, प्यार और सम्मान के साथ, खुशी के साथ। देयर एंटरटेन हिम ऑल द सेंट्स अबव। एंटरटेन का मतलब यहाँ पे स्वागत करना। जैसे ही एडवर्ड किंग वहां पहुंचता है तो सारे जो पहले से वहां पहुंचे हुए संत हैं वो सभी उसका स्वागत करते हैं इन सोलम ट्रूप्स। सोलम ट्रूप्स का मतलब है बहुत ही गंभीर मंडली है वो, जिनमें वो स्वागत किया जा रहा है एडवर्ड किंग का। स्वीट सोसाइटीज का मतलब सोसाइटी फुल ऑफ एंजल्स, देवदूतों से भरा हुआ समाज है जहाँ पर एडवर्ड किंग पहुंचा है स्वर्ग में। दैट सिंग, जो कि गाते हैं रिलीजियस गीत, एंड सिंगिंग इन देयर ग्लोरी मूव। और इसके अलावा भगवान की जो ग्लोरी है उसमें वो गीत गाते हुए आराम से अपने शरीर को डांस करते हुए घूम रहे हैं। लास्ट में जो अंतिम लाइनें हैं, मतलब यहाँ से हम कहेंगे पोएम की लास्ट जो 12 लाइनें, उनमें हम देखते हैं, वो कहते हैं कि एंड वाइप द टीयर्स फॉर एवर फ्रॉम हिज आईज। और जो लोग हैं जिन्होंने उसका स्वागत किया है एडवर्ड किंग का, वो सब उनको बुलाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि नाउ लिसिडस द शेफर्ड्स वीप नो मोर। अब मत रोइए, क्योंकि जहाँ तुम आए हो हैंस फोर्थ, यहाँ से, अब से, दाउ आर्ट द जीनियस ऑफ द शोर। जीनियस ऑफ द शोर का मतलब उस तट के पहरेदार हो गए हो जिस तट पर तुम डूबे थे। इन दाई लार्ज रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब क्या है, मुआवजे के तौर पर तुम्हें भगवान ने वहां का, मुआवजे के तौर मतलब क्या है, प्री मेच्योर डेथ जो हुई है, मुआवजा दिया गया है, उसके बदले में तुम्हें वहां का देवदूत बना दिया गया है। एंड शैल्ट बी गुड टू ऑल दैट वॉन्डर इन दैट पेरिलस फ्लड। पेरिलस फ्लड का मतलब है डेंजरस जो वेव्स हैं, कि चलो तुम तो डूब गए लेकिन बाकी जो लोग डूबेंगे उनके लिए तुम एक गार्जियन गार्डियन एंजल का काम करोगे, एक देवदूत का काम करोगे। या यूं कहिए, यहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअल सेंस देखें, क्योंकि दुनिया रूपी सागर में जो भी फंस रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, तो उनके लिए तुम्हारा जो जीवन है वो एक उदाहरण के तौर पे काम करेगा, मतलब तुम उनको सही रास्ता दिखाओगे भगवान की भक्ति का। ये सेंस है रिलीजियस। दस सेंग द अनकूथ स्वैन। अब लास्ट की जो लाइन है इनमें जॉन मिल्टन अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पे कह रहे हैं कि दस, इस तरह से, सेंग द अनकूथ स्वैन टू द ओक्स एंड ड्रिल्स। अनकूथ स्वैन अपने आप को कह रहे हैं अनस्किल्ड पोएट, कि इस तरह से एक अनस्किल्ड पोएट ने इतना सब कुछ लिख दिया। अनस्किल्ड है फिर भी 193 लाइंस की लॉन्ग एलिजी लिख दी है। वो तो खैर मजाक है कि एक अनस्किल्ड पोएट ने इतना अच्छा लिख दिया या गाया है। ओक्स एंड रील्स मतलब सारी नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के। वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। मॉर्न जो है यहाँ पे उन्होंने पर्सनिफाई किया है कि सुबह, स्टिल मॉर्न मतलब जो शांत सुबह थी, धीरे 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 पूरा दिन हो गया है और वो चली गई है। विद सैंडल्स ग्रे, भूरे रंग के खड़ाऊ पहन के, या वो उठी, उसने कहा ठीक है भाई तुम्हारा गीत खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं चलती हूँ। तो सुबह जो है अपने भूरे रंग के सैंडल पहन के, खड़ाऊ पहन के चलती बनी है। मतलब सुबह से शाम हो गई, दिन हो गया है खत्म, शाम हो गई है। ही टच्ड द टेंडर टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स। ये बात उस बात के लिए कही गई है कि उन्होंने इस पोम में कई तरह के थीम्स टच किए हैं, जैसे क्लर्जिकल जो करप्शन है उसकी बात की है, और तमाम
अपनी पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट की, हाँ जैसे मैं गीत लिख रहा हूँ मेरे लिए भी कोई गीत लिखेगा, तमाम बातें उन्होंने लिख डाली हैं। विद विद डिफरेंट थीम्स के लिए लाइन कही गई है कि मैंने बहुत सारे टेंडर स्टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स, मतलब उन्होंने अपनी नाजुक उंगलियों से धीरे धीरे जो है तरह तरह की थीम्स को टच किया है, छुआ है। विद ईगर थॉट वार्बलिंग हिज डोरिक ले, डोरिक ले क्या है, एक डायलेक्ट होता है डोरियन, उस डायलेक्ट को बरकरार रखने के लिए या जो भी ग्रेट पोएट हुए हैं उनके जैसी मैंने नकल करने की पूरी कोशिश की है, उनके जैसा पोएम लिखने की पूरी कोशिश की है सुबह से शाम तक। एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेच्ड आउट ऑल द हिल्स, अब सूरज ने पहाड़ियां लंबी कर दी हैं, यूं कहिए कि सूरज अस्त हो रहा है तो जो परछाई है पहाड़ियों की वो लंबी हो रही है, शाम को परछाई ऑटोमेटिकली लंबी हो ही जाती है। एंड नाउ वॉज ड्रॉप इनटू द वेस्टर्न वे, और सूरज जो है वो पश्चिम जो खाड़ी है उसमें जाकर के अस्त हो गया है। एट लास्ट ही रोज, और अंत में वह उठता है। वह कौन है? मिल्टन के लिए मिल्टन खुद ही कह रहे हैं कि अंत में वह जो अनकूथ स्वैन है या अनस्किल्ड पोएट है वो उठता है। एंड ट्विच्ड हिज मैंटल ब्लू, और उसने लपेट लिया अपना जो मैंटल ब्लू, जो शेफर्ड लोग नीले रंग का कपड़ा पहनते हैं उसको पगड़ी के जैसे लपेट लिया अपने सिर के आसपास या शरीर में जो भी हो, और वहां से उठ गया है। टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू, और अगले दिन कहाँ जाने के लिए? फ्रेश वुड्स, नए जंगलों में और नए चारागाहों को देखने के लिए। यहाँ का सेंस ये है कि उन्होंने एडवर्ड किंग के ऊपर इतना सब कुछ तो लिख दिया है, एक टॉपिक कवर हो गया, अब उनको नए टॉपिक, नए थीम्स, नए सब्जेक्ट्स पे लिखना है, जो कि उन्होंने बाद में लिखा भी है जॉन मिल्टन ने। चाहे वो इपिक पैराडाइज लॉस्ट की बात हो, चाहे वो एक सैमसन अगोनिस्टिस जो प्ले है उसकी बात की जाए, चाहे एरियोपेजिटिका उनकी जो ट्रीटीज है जो लाइसेंसिंग ऑर्डर को लेकर है, चाहे डिवोर्स को लेकर हो, चाहे राजाओं के कार्यकाल को लेकर हो, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, काफ़ी प्रोलिफिक राइटर हुए हैं जॉन मिल्टन। तो लास्ट लाइन का मतलब यही है, टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। ये लाइन अक्सर पूछी जाती है कि किस पोएम की एंडिंग लाइन है, और काफ़ी म्यूजिकल भी है। तो इसका मतलब यही है कि अगले दिन से, टुमारो मतलब अगले दिन, टू फ्रेश वुड्स कुछ नए थीम्स पर, नए सब्जेक्ट्स पे और कुछ नई चीज़ों में वो विचरण करेंगे और नई चीज़ों पर लिखेंगे। तो ये थी समरी या explanation of all 193 lines of the greatest elegy of English literature. I hope you all like it, and if you like, please subscribe, like, share, comment, and share with all the aspirants who are struggling like you to get their career in line of English literature. I am always there, will help you with some new topics. Thanks for watching.